अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल कहा था करने को, ऑटम 17 क्वेश्चन 1 नहीं हुआ, 0 बिल्कुल नहीं हुआ। चल गया। ऑटम 17 क्वेश्चन 1 कर रहा हूं डिस्कस। दो प्रोसेस हैं 1 और 2 और अगस्त के महीने का डाटा है सारा। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। इसकी डायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं दी? क्योंकि प्रोसेस 1 का ट्रांसफर आउट वहां ट्रांसफर इन होना है। कन्वर्जन कॉस्ट बता दी। ये हो गए कॉस्ट फॉर द पीरियड और बस यही है क्योंकि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है तो करंट पीरियड कॉस्ट ही है। बाकी डाटा प्रोसेस 1 से ये जो 12,000 लीटर इन होता है प्रोसेस 1 का आउटपुट जॉइंट प्रोडक्ट 1, जॉइंट प्रोडक्ट 2 और बाय प्रोडक्ट। प्रोसेस 1 के ये आउटपुट है, ये जॉइंट प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है। ये बिक जाता है, ये भी बिकता है, लेकिन J202 ये प्रोसेस 2 में जाता है और फिर प्रोसेस 2 में ये J+ बन के बिकता है। तो जो उस दिन क्लास में सवाल किया था अगर उसी को रिलेट करें तो सिग्मा बीटा जी। सिग्मा बिक जाता है, जी था ना, सिग्मा बिक जाता है और बीटा प्रोसेस 2 में जाके थीटा बनता है। तो ये तो वही सेम कॉमन बात है। उसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं था, इसमें भी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। इसमें जो एक इजाफा हुआ वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का हुआ। चलो खैर, प्रोसेस 1 का आउटपुट, प्रोसेस 2 का आउटपुट, यहां तक कोई एतराज परेशानी? जो ऑटम 15 वाला सवाल था उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? सिग्मा और थीटा की कॉस्ट पर यूनिट। जितने यूनिट्स उनके बने अगर वो सब बिक जाते तो वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बन जाती। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखें जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? कल भी बताइए ये बात कि जो हम बेच रहे हैं वो हमें खुद कितना कॉस्ट किया है। अगर खरीदते हैं तो कितना खरीदना कॉस्ट किया है, बनाते हैं तो कितना प्रोड्यूस करना कॉस्ट किया है। तो हम J+ बेचते हैं और J101 बेचते हैं। इन दोनों की अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी पूछी होती कि इनकी कॉस्ट बता दें बस, बल्कि चलो कॉस्ट पर यूनिट बता दें, तो वही बीटा सिग्मा वाला सवाल, बीटा सिग्मा वही बीटा थीटा वाला सवाल होता। लेकिन अब उन्होंने कॉस्ट पर यूनिट नहीं पूछी, पूछा है कि इनकी कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। ये 5,000 और ये 3,400 बेच दिए सारे या नहीं बेचे? इस पूरे सवाल के अंदर ये जितने यूनिट्स बने ये बेच दिए या नहीं बेचे? तो इनको बनाने की जो कॉस्ट पड़ी सब बिक गए तो वही कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। तो कॉस्ट ऑफ सेल पूछी है सवाल में।
अगर ये सिग्मा बीटा वाली टर्म यूज कर लूं, ये सिग्मा है, उस सवाल में इसकी पूछी हुई थी कॉस्ट पर यूनिट, अब पर यूनिट नहीं पूछा, टोटल कॉस्ट पूछी है। मल्टीप्लाई क्या, डिवाइड ही नहीं करने की जरूरत। देखें हमने जब सिग्मा की कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी तो कैसे निकाली थी, प्रोसेस 1 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली, उसको सिग्मा बीटा में बांटा और सिग्मा के हिस्से में जो कॉस्ट आई उसको 34,800 से डिवाइड कर दिया। अब आपसे वो टोटल पूछ रहे हैं तो 34,800 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो सिग्मा का हिस्सा निकला वही इसका आंसर हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये सारे बने और सारे बिक गए, तो जितनी उनको बनाने की कॉस्ट आई वही कॉस्ट ऑफ सेल बन गई ना। अगर ये बात ऐसे समझ नहीं आ रही तो कल हमने कॉस्ट ऑफ सेल लिखी थी, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड। तो जब इसका ना कोई ओपनिंग फिनिश गुड है ना कोई क्लोजिंग फिनिश गुड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल। जिनको लग रहा है ओपनिंग नहीं क्लोजिंग तो है, वो वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग है, फिनिश गुड्स का तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, फिनिश गुड्स का नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग। तो J101 जब बन गया आउटपुट तो ये फिनिश गुड है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, सारी बेच दी। तो जो इनको बनाने पे खर्चा हुआ वही कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। खैर खैर इधर मेरी बात ज्यादा चीज को रहने दें। जो इन गुड्स को बनाने पे खर्चा हुआ, सारी चीजें बिक गई, तो वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सवाल की रिक्वायरमेंट बेशक कॉस्ट ऑफ सेल्स है, लेकिन आंसर की मेहनत वही है। जो आप ज्वाइंट कॉस्ट बांट देंगे तो जो इसका हिस्सा निकलेगा वही कॉस्ट ऑफ सेल्स है। आलोक इसमें एक लाइन में और शामिल करूंगा ये पैकिंग वाली, लेकिन अभी बताने का मकसद यह है कि जो इसको बनाने की कॉस्ट है, जब ये सारी चीजें बिक जाएंगी तो वही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। ये पूछा है सवाल के अंदर, ठीक है। अभी मैं इस पे करता हूं बात 120 पे, क्योंकि इसका और इसका कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक। ये मैं बात इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आज वाले होमवर्क के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ जाने लगी। इसका और एडवांस है वो, बल्कि वो काफी एडवांस है। वो सवाल करिएगा जरूर, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे प्रोसेस कॉस्टिंग पे मायूस ना हो जाना। वो सवाल है तगड़ा बहुत, लेकिन ये ना करना कि वो सवाल समझ नहीं आया तो प्रोसेस कॉस्टिंग सारी गई, कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं बचा, मर जाए जाके। उस एक सवाल की बेस पे प्रोसेस कॉस्टिंग को जज ना करना। वो सवाल काफी मुश्किल सवाल था, है जी जी दूंगा ना होमवर्क। तो इसमें हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, लेकिन क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, इसलिए जो इनको बनाने की कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ सेल है। यहां तक ओके। तो सवाल की अप्रोच फिर वही बीटा सिग्मा वाली हो गई कि हमें पहले प्रोसेस 1 सॉल्व करना है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी है, फिर उसको इनमें बांट देना है, और बांटने के बाद इसका आंसर वहीं सॉल्व हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको फिर प्रोसेस 2 में ले जाएंगे, फिर उसके साथ शामिल कर देंगे ये, फिर ये GA+ की कॉस्ट बन जाएगी। ये है सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच। सॉल्यूशन करता हूं डिस्कस। अप्रोच ये है सवाल सॉल्व करने की। ये जो पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, ये ना भी लिखा होता तो हम ऐसे ही करते। पॉइंट 2 अगर सवाल में ना लिखा होता तो भी हम बाय डिफॉल्ट यही करते, बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में से लेस ही करते और जॉइंट कॉस्ट को NRV की रेशो में ही बांटते, क्योंकि NRV दी हुई है ना सवाल में ये। तो बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट 4 में जो कुछ लिखा है हमने फिर भी ऐसे ही करना था। चलो मेहरबानी उसने क्या दिया। तो पॉइंट 5 प्रोडक्शन लॉसेज आर एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इनपुट, यानी परसेंटेज ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड यूनिट्स, एंड आर इनकर्ड एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी हुई, 0%। इंस्पेक्शन स्टेज 0%। अज्यूम क्यों किया है, लिखा तो है यार एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। अजम्पशन वाली क्या बात है। नहीं नहीं, मशीन में डाल रहे थे, नीचे गिर गई थी, ओहो वही चीजें गिर गई, वो देगचे में गिरने से पहले ही साइड में गिर गई। तो एट द बिगिनिंग मतलब 0% है इंस्पेक्शन स्टेज। और ये वो पॉइंट आ गया जो उस दिन समझा रहा था कि जो लॉस लीटर, ये सब लीटर्स हैं, जो लॉस लीटर की शक्ल में होगा वो स्क्रैप बिकते बिकते किलो बन के बिकेगा। स्प्रिंग 19 समझा रहा था, वहां 0.75 था, तो ये वो 0.8 है। और इसकी जरूरत नहीं रही क्योंकि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ही नहीं है। वेटेड एवरेज मेथड, ये तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस होता तो काम का था, और ये भी ना लिखा होता तो अंडरस्टूड यही है। तो 0.3 और 0.4 अंडरस्टूड है।
सवाल की अप्रोच, सवाल की प्लानिंग से रिलेटेड कोई परेशानी है तो बताइए जी। वर्क इन प्रोसेस, हाँ जी। कभी तो बिकेंगी ना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10 दिन बाद तो बिक ही जाएंगे। जी जी, अभी नहीं बिके, बिक जाएंगे। मसला क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के नहीं है। क्या पता जो बन गए वो सारी ना बिके होते तो फिर उनकी एनआरवी ना लेते। एनआरवी सिर्फ उनकी लेनी है जो वाकई बिके, नहीं जितने बने उनकी एनआरवी लेनी है। तो अगर वो अगले प्रोसेस में भी नहीं भी मुकम्मल हो सका तो मुकम्मल होकर बिक ही जाएगा। इस सवाल की अप्रोच से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताएं, फिर मैं सोल्यूशन पे जा रहा हूं। ठीक है, कोई मसला नहीं। सॉल्व करने का तरीका आपको कहा था प्रोसेस 1 पहले पूरा सॉल्व कर लें। ये मैंने प्रोसेस 1 की हेडिंग देखे, क्वांटिटी स्केड्यूल 12,000 इनपुट है, ये 12,000 इनपुट आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कोई नहीं है। नॉर्मल लॉस जब ओपनिंग क्लोजिंग की कोई नहीं है तो यही एक्सपेक्टेड यूनिट्स है, और नॉर्मल लॉस 10% है तो इसका 10% नॉर्मल लॉस आ गया। बाय प्रोडक्ट दिया हुआ है सवाल में, और आउटपुट भी इन दोनों को ऐड कर दें तो दिया हुआ है। तो ये 9500, ये 1000 बैलेंस करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा। फिर ईपी बनाएंगे तो ईपी में आउटपुट आ जाएगा ये, और एबनॉर्मल लॉस आएगा क्योंकि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस इसमें तो पूरा है, इसमें 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज ही 0% थी, इसलिए यहां 0 है। ये ईपी हो गया। और पर यूनिट कॉस्ट किधर गई? ये करंट पीरियड कॉस्ट सवाल में दी हुई है, ये और बाय प्रोडक्ट भी माइनस कर दिया, और नॉर्मल लॉस की रिकवरी भी माइनस कर दी। देखें 1200 लीटर है, लेकिन ये ₹100 पर केजी है, तो इनटू 0.8 करेंगे तो ये अमाउंट रुपीज में आएगी। दिस डिवाइडेड बाय दिस और दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्या केजी में हो गया? ये रुपए हैं। ये 1200 इंटू 0.8 करने से केजी बन गए, और अब 100 पर केजी से मल्टीप्लाई किया तो 100 रुपीज आ गए। प्रोसेस 1 की पर यूनिट कॉस्ट, और फिर इसी को यूज करके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकल आई। इस कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को अब बांटना है एनआरवी की रेशो में। पाँच 5,000 इसके हैं, 4500 इसके हैं। ये बिकता है 1200 का, 120 खर्च करने के बाद 1200 माइनस 120, ये इसकी एनआरवी हो गई। J202 बिकता ज़रूर है लेकिन J प्लस की शक्ल में, और 1400 का बिकता है J प्लस, ये 1400, लेकिन माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर सवाल रुक जाएगा और फिर हमें प्रोसेस 2 जाके सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वही वाला पॉइंट है जो उस दिन समझाया था कि 4500 केजी जाएगा ज़रूर लीटर, लेकिन तो वो जो उस दिन 0.95 किया था अब वो 0.9 हो जाएगा। तो ये एलोकेशन इस चीज़ की पेंडिंग रुक गई, प्रोसेस 1 यहीं छोड़ दिया, फिर प्रोसेस 2 जाके सॉल्व होगा जी। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब जो एबनॉर्मल हो रहे हैं वो भी इन्हीं को ही चार्ज करेंगे। इसी की बात कर लेते हैं। इतने में से 10% ज़ाया होते ही होते हैं, बाकी फिर J प्लस बन जाते हैं, बिक जाते हैं। इस बुनियाद पे हमने इसकी एनआरवी निकाल ली, लेकिन असल में 10% की बजाय और ज़्यादा ज़ाया हो गए, तो उन और ज़्यादा का ज़ाया होना वो भी इन्हीं को ही चार्ज करें। यानी एबनॉर्मल लॉस बाकियों को ही ख़राब करता है। एबनॉर्मल लॉसेस से हम बाकियों की कैलकुलेशन अफेक्ट कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते ना, तभी तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली लॉस ज़्यादा हो गया, चलो आप अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं, मैं परसेंटेज कह देता हूँ। 10% नॉर्मल लॉस होता है, जबकि एक्चुअली 15% हो गया, तो वो जो 6% ज़्यादा हो गया, 9% ज़्यादा, 5% ज़्यादा हो गया, उनकी ज़्यादा होने की खराबी भी इन्हीं को इफेक्ट करेगी। नहीं करना चाहिए ना। अगर हमने जो ज़्यादा लॉस हो रहा है उसी की कैलकुलेशन बाकियों को अफेक्ट करवा देनी है, तो फिर नॉर्मल के कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए नॉर्मल के हिसाब से ही कैलकुलेशन हो रही है। ये 0.9 वही है जो बीटा सिग्मा में समझाया था।
अब इस 400 के लिए हमें इस वर्किंग प्रोसेस 1 को छोड़ के प्रोसेस 2 पे जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस 2 का क्वांटिटी स्केड्यूल आ गया। ये 4500 कहां से आया? ये इसका ट्रांसफर आउट था, 4500 था, ये 4500 था। ये वाला 4500, ये उधर ट्रांसफर इन बन गया। ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग लिखा, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बोथ 10%। अभी 10% किस पे लगेगा? क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज 0%, इंस्पेक्शन स्टेज 0% है। तो क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गए कि नहीं हुए? हो गए, इसलिए माइनस नहीं करने। तो यही इंस्पेक्टेड यूनिट्स। इंस्पेक्टेड यूनिट्स ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के सूरत में लिखते हैं। अगर अब आके इंस्पेक्ट हुए, ट्रांसफर इन लिखते ही लिखते हैं। क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुए तो लेस कर देते हैं, और अगर इंस्पेक्ट हो गए तो लेस नहीं करते। तो ये इंस्पेक्ट हुए इसलिए लेस नहीं किए, तो ट्रांसफर इन ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स है। तो इस पे 10% लग के नॉर्मल लॉस आ गया। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है। ये 3400 ही आ गया और ये 3400 ही आउटपुट है, तो कोई एबनॉर्मल नहीं। अगर होता भी तो हम अपनी एनआरबी के कलेक्शन नॉर्मल के हिसाब से ही करते हैं। प्रोसेस 2 क्वांटिटी स्केड्यूल जी, ये आधे एक लाइन में चला दे। अरे उनको भी तो धोना यार, जो पीछे रह गए। हाँ जी, क्या कह रहे? बिल्कुल आ सकता है। न्यू मटेरियल होता तो न्यू मटेरियल यहां आ जाता। क्वांटिटी स्केड्यूल प्रोसेस 2 का डन। अब इसके बाद इसी की ईपी बना रहे हैं, तो आउटपुट आ गया। ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मटेरियल में पूरा है और कन्वर्जन में 70% है। ये 70% आ गया। और ये फिगर कहां से आएगी? ये तो बीटा की कॉस्ट कैलकुलेट होगी तो यहां आएगी, तो इसको अभी छोड़ दिया। ये फिगर सवाल में दी हुई है और यही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, क्योंकि ये तो पिछले प्रोसेस से आनी, बस यही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। इसको डिवाइड किया इससे, तो ये 400 मिल गया। अब ये 400 वहां चला जाएगा जो वर्किंग 1 रुकी हुई थी। ये एनआरवी आ गई और इनकी रेशो में जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स इसको बांट दिया। तो सारा कुछ तो वही है जो बीटा सिग्मा में किया था, है? स्टार्ट नहीं हो रहा था। आप बताएं। अच्छा, अब जॉइंट कॉस्ट बंट गई, ये बीटा की कॉस्ट आ गई। अब ये जो 3258 है, ये यहां पे इसकी पर यूनिट पूरी हो गई। ये जे प्लस की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब ये जो जे प्लस की पर यूनिट कॉस्ट आ गई है, तो जे प्लस 3400 है, ये सारे बिक गए। तो 3400 इंटू ये कॉस्ट ऑफ सेल होगी, 3400 इंटू ये, और 3400 इंटू ये, क्योंकि सारे बिक गए तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। लेकिन जो सिग्मा है ये प्रोसेस 1 में ही पैक हो गया था या प्रोसेस 1 के बाद पैक होगा? प्रोसेस 1 के बाद पैक होगा ना। प्रोसेस 1 से तो ये आउट हुआ है, अभी इसने पैक होना है। तो ये जो अभी हमने जॉइंट कॉस्ट बांटी है और बांट के उसका आंसर निकाला है 4345, ये पैकिंग कॉस्ट भी आ गई इस पे। ये प्रोसेस 1 में आया खर्चा है, पैक अभी करना है इसको, ये वो पैक कर दिया। कॉस्ट टू सेल तो नहीं है ये। मैंने एक सवाल बिल्कुल शुरू में ना इन्वेंटरी वैल्यूएशन में करवाया था, वो ऑयल वाला सवाल था, सोया फ्राई। तो उसमें बताया था कि जो कुकिंग ऑयल है वो झोलियां भर भर के तो नहीं बेचते ना, कोई 1 लीटर का पाउच बनता होगा, तो जो उसकी पैकिंग कॉस्ट है वो भी मटेरियल का हिस्सा है। तो ये प्रोसेस 1 से ये लीटर बना, ये पैक हो गया, अब ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल है नहीं, उस फिनिश्ड प्रोडक्ट पैक होगा तो बनेगा। तो पैक हो गया, अब ये इसकी पूरी कॉस्ट बन गई। ये सवाल की ये रिक्वायरमेंट है।
अच्छा, जिन्होंने भी सीरियसली सवाल को सॉल्व किया था तो बहुत ज़्यादा शदीद मसले हैं। अच्छा, जो लोग बच्चे कह रहे हैं कि सवाल स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो बेटा ज़रूर ये देखें कि अब क्या कमी रह रही, क्या गलत, अब जहाँ पर आपको क्या ऐसी बात पता चली जो उसको क्लिक नहीं की है। हाँ, अच्छा, ऑनलाइन में भी ना वो कुछ बच्चे ने कहा था कि और प्रैक्टिस क्वेश्चन दें। मैं जितने क्लास वर्क को होमवर्क करवा रहा हूँ ना, यही आपसे हो जाए ना तो बहुत है, ये भी नहीं होने अगस्त में आप लोगों से। तो इसलिए मजीद सवाल करने के लिए आप अपनी मुश्किलें बढ़ाएंगे, तो आपने जो मजीद सवाल करने हैं आप इन्हीं को बार बार करें। सवाल याद हो रहे हैं तो ठीक है, याददाश्त की बेस पे ना करें। जब आप ये सवाल तब दोबारा करें, 3 बार करें, तो आपको एक फिगर याद है, तो आप अपनी याददाश्त का इम्तिहान नहीं ले रहे कि मैंने सवाल कर लिया। बेशक फिगर याद आ रही है, लेकिन आप अपने आप को दोहराएं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कॉस्ट ऑफ सेल कहा है इसको। जब बार बार अपने आप को दोहराएंगे ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको 2-3 दफा सवाल करने के बाद कुछ चीजें पक्की हो रही होती हैं। तो नए सवाल करने से बेहतर है कि जो सवाल मैंने करवाए हुए हैं उन्हीं को रिपीट करिए। आप टाइम निकालें यार, मैं कह रहा हूं आप टाइम निकालें। अच्छा, आप लोगों को जो अपनी प्रैक्टिस में जो बोंगियां नजर आ रही हैं, वो बोंगियां आप नोट करें और फिर आइंदा उनको इंप्रूव करने की कोशिश करें। आप उन बोंगियों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना कि क्या बोंगियां लग रही हैं, इसलिए वही बोंगियां रिपीट होती जा रही हैं। तो अपनी बोंगियों को नोट डाउन करें और उनके ऊपर काम करें कि ये नहीं करना ये काम। और उसका होगा ये कि आपको और बोंगी लग जाएगी, लेकिन टोटल करते करते वो बोंगियां रिड्यूस हो जाएंगी। ये पार्ट ए है, और पार्ट बी में मांगी हुई है एंट्रीज। अब एंट्रीज की प्रैक्टिस सर ने बोर्ड पे नहीं कराई, चले मैं एंट्रीज आपको ना यहां दिखाने की बजाय बोर्ड पे हाथ से लिख देता हूं। लिख दो, हाथ से लिख दो। एंट्रीज मांगी हैं बस गेन लॉस की, और किस प्रोसेस की? प्रोसेस 1 में ही है, क्योंकि प्रोसेस 2 में एक तो एबनॉर्मल लॉस नहीं है, और जो नॉर्मल लॉस है भी उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू होती तो प्रोसेस 2 वाली एंट्रीज भी आ जाती। तो प्रोसेस 1 की एंट्रीज हैं, और प्रोसेस 1 की एंट्रीज में एक एंट्री होती है नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करना। तो प्रोसेस 1 का ये है नॉर्मल लॉस। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिर एंट्री होती है लॉसेस की। क्या? अच्छा, बल्कि हाँ, ग्रुप में किसी बच्चे ने कहा था कि ये याद कैसे रहेगा कि कौन कौन सी एंट्रीज करनी है। तो आप एंट्रीज याद करें, उन एंट्रीज में लॉसेस की वही 2-3 एंट्रीज हैं। तो अगर लॉसेस की एंट्रीज कह रहे हैं तो वही 2 एंट्रीज करनी है। जैसे एक नॉर्मल लॉस वाली एंट्री, फिर एबनॉर्मल लॉस की 2 एंट्रीज थी। एक ट्रांसफर करना था और दूसरा इसको स्क्रैप इन्वेंट्री में नेट रिकॉर्ड करना था। एंट्री नंबर 7 थी और 8 और 9 थी। तो एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करना वो होता है किससे? एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट से। तो वो जो हमने प्रोसेस 1 की पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है, ये चूंकि एबनॉर्मल लॉस पे है ही सिर्फ मटेरियल ना, ये तो है ही नहीं, एबनॉर्मल लॉस पे कन्वर्जन नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस है ही सिर्फ मटेरियल। 300 × 525 इस अमाउंट से हो जाएगी एबनॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और फिर ये अमाउंट क्रेडिट, स्क्रैप कितने से डेबिट? एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू से। 300 लीटर है, इनटू 0.8 क्यों? क्योंकि 100 रुपए पर केजी है। ये एबनॉर्मल की स्क्रैप वैल्यू हो गई और इनका डिफरेंस P&L में। और असल में टोटल लॉस कितना हो गया? 301, 1201। असल में कितना नुकसान हुआ? 1500 लीटर्स। अब जब वो 1500 लीटर्स बेचेंगे तो वो इतने के बिकेंगे। ये फिगर कैसे निकली? वैसे तो ये ऊपर से निकल आई, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेट कर देता हूं। 1500 लीटर इंटू 0.8 इंटू कितना? 120। ये 120 वैसे ऊपर से निकल आई है। ये स्क्रैप इन्वेंट्री, ये स्क्रैप इन्वेंट्री, ये दोनों मिला के बेचनी। ये ऑटम 17 है, ऑटम 17 डन। अच्छा, जो लोग तो कर ही नहीं रहे ना, उनके लिए तो चलें दुआ मग़फ़िरत है ही, लेकिन जो एफर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने वाकई एफर्ट की है, तो आप ही से पूछूंगा, आपकी मर्जी है, जिन्होंने एफर्ट की उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये सवाल अभी उतना अच्छा ना ही हो सका, तो आप फिर आज इसको दोबारा करें। तीसरा सवाल फिर मैं कल होमवर्क दूंगा। ओके।
ठीक है जी, आप ये सवाल दोबारा करें, और जिनको सवाल बहुत अच्छी तरह से आ गया तो बाकी पढ़ाई कम है करने वाली, बाकी सब सारा रिवाइज करें। तो ठीक है, जो मैंने तीसरा होमवर्क देना है फिर मैं वो कल दूंगा। अभी सोल्यूशन आपको मिल गया सबको? अभी पेज बांटा था, कहाँ पहुंच के खत्म हो गए, किनको नहीं मिले? अभी बांटा है भाई एक पेज। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 5 बांटा है। मिल गया पेज आपको? ये फिर कल दूंगा होमवर्क, यानी परसों करूंगा डिस्कस। सॉल्यूशन रख लें बहरहाल, तो आप लोग आज ये दोबारा कर लें और कल फिर दूसरा होमवर्क दूंगा। कल सवाल कर रहे थे और इनकम स्टेटमेंट मैंने एब्जॉर्प्शन मार्जिनल दोनों की बना दी हुई थी। जो नोट लिखवाया था वो रिपीट कर रहा हूं, किसी का अगर रह गया हो तो। एक नोट ये बताया था कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली हुई है पर यूनिट, उसमें जो फिक्स्ड एफओएच वाली लाइन है वो फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट है। एक बात ये लिखवाई थी, और दूसरा नोट ये लिखवाया था कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर फॉलो होती हो तो फिक्स्ड ओएआर, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, इन तीनों का वजूद नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट पूरी बन गई थी। किसी फिगर पे कोई एतराज है तो पूछ लीजिए, फिर मैं रिकंसिलिएशन बताता हूं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट डन। चलें रिकंसिलिएशन बताता हूं। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो भी, और नहीं भी समझ आए तो भी रिकंसिलिएशन का एक फॉर्मेट बता दूंगा, करना तो ऐसे ही, लेकिन पहले समझा देता हूं। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट्स में फर्क क्यों आ रहा है? मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में फर्क क्यों आ रहा है? फिक्स्ड एफओएच की वजह से। अच्छा, इसमें एक रीजन ये लगती है, किसी को हो सकता है लग रही हो, कि अंडर ओवर अप्लाइड की वजह से। नहीं, किसी को नहीं लग रही, किसी को नहीं लग रही बात है? थोड़े से अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से फर्क ये हो सकता है, किसी को लग रहा हो, ठीक है ना बताएं, हो सकता है लग रहा हो किसी को, ऑनलाइन वालों में से लग रहा होगा। तो अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच रीजन नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर ये रीजन होती तो फिर ईयर 1 का प्रॉफिट देखिए सेम आ रहा है। ईयर 1 में मार्जिनल का प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट सेम आ रहा है, जबकि ईयर 1 में अंडर अप्लाइड है, अंडर या ओवर पता नहीं, ओवर था, ओवर। ईयर 1 में ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच है, लेकिन प्रॉफिट में फर्क नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से फर्क नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अंडर ओवर अप्लाइड की वजह से फर्क क्यों नहीं है, पहले इसका जवाब दे रहा हूं। एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर अप्लाइड आए कितने? 3 × 5000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकाली थी? 5000 को 21 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन उस 21 में मैंने एक काम ये करके दिखाया था कि अगर हम 5000 को 8 से अलग मल्टीप्लाई करते, लेबर से अलग करते, वेरिएबल से अलग करते, फिक्स से अलग करते, तो टोटल वही बनता ना। तो इस अलग अलग करने में ये वाली चीज क्या बन रही है? अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच। तो ईयर 1 के अंदर, अच्छा एक वक्त में सब लोग होश में नहीं होते, दोबारा बता रहा हूं, मैंने रिकंसिलिएशन बतानी शुरू की है। रिकंसिलिएशन का एक फॉर्मेट बना दूंगा, सवाल तो वैसे ही करना है, लेकिन मैं फिर भी एक वजह समझा रहा हूं, समझ आ जाए तो भी, ना समझ आए तो भी, सवाल तो वैसे ही करना है जो फॉर्मेट बताऊंगा। तो वजह समझा रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट में फर्क क्यों है। एक रीजन ये लग सकती है किसी को कि फर्क शायद अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओरेट की वजह से है, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है उसकी रीजन बता रहा हूं। ईयर 1 में
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स का इतना पोर्शन शामिल हुआ है। पोर्शन शामिल हुआ से मुराद ये है कि इंटू 8, 5000 इंटू 6, 5000 इंटू 4, 5000 इंटू 3, 90, 105। ये एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी। इसमें ये 4 टुकड़े शामिल हैं। ये वाला टुकड़ा क्या बन रहा है? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। तो एब्जॉर्प्शन के ईयर 1 के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिक्स्ड एफओएच के नाम पे कितना इंक्लूडेड है? 15000। फिर इसी के 2-3 लाइनें नीचे छोड़ के हमने क्या किया? ओवर अप्लाइड एडजस्ट कर दिया। ऐड किया, प्रॉफिट में ऐड किया ना, प्रॉफिट में ऐड किया, यानी इसमें से वो नेट हो गया। एब्जॉर्प्शन के अंदर ये 2 लाइनें आ रही हैं और मार्जिनल में क्या किया? मार्जिनल में फिक्स्ड के साथ क्या सलूक किया है? पूरी इनकम स्टेटमेंट में देखें कहां क्या सलूक किया? नीचे जाके फिक्स्ड एफओएच लेस कर दिए। कितने? तो बात दोनों में बराबर बन गई। एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड ओवरहेड पहले अप्लाइड के तौर पे आए और अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट करने से नेट रिजल्ट क्या बना? एक्चुअल बन गए। मार्जिनल में हमने लिखे ही एक्चुअल, तो इसलिए अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का अंडर ओवर अप्लाइड से फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है। अब मसला के फर्क किस वजह से पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन वालों के मुताबिक और रेट का है और मार्जिनल के मुताबिक और रेट का है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर बदलेगी तो प्रॉफिट बदलेगा, जब ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर बदलेगी तो प्रॉफिट बदलेगा। ईयर 1 में क्यों फर्क नहीं आया? क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के अंदर फर्क होता ही सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से, और उसमें भी सिर्फ किसकी वजह से? फिक्स्ड एलिमेंट की वजह से। मार्जिनल के मुताबिक कॉस्ट ईयर 1 की 18 है, एब्जॉर्प्शन के मुताबिक 21 है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट का फर्क है, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू का फर्क है। तो दोनों के प्रॉफिट में फर्क बस इन्वेंट्री की वैल्यू की वजह से साबित कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन का ईयर 2 कह रहा हूं, प्रॉफिट कितना है? ईयर 2 का एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 11750। एब्जॉर्प्शन का स्टॉक रुपी वैल्यू की बात कर रहा हूं, मार्जिनल से महंगा होता है। एब्जॉर्प्शन के मुताबिक स्टॉक मार्जिनल के स्टॉक से महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स शामिल है। ईयर 2 में क्लोजिंग स्टॉक था कितनी यूनिट्स? क्लोजिंग स्टॉक 700 यूनिट्स। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से ज्यादा आ रहा होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ना आपको एक रिलेशन लिखवाया था कि जो FIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के FIFO का क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज से ज़्यादा होता है, इसलिए FIFO की क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज से कम होती है। ये मैंने शुरू में लिखवाया था एक रिलेशन। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक हायर है ना दूसरे मेथड से कंपेयर करके, तो प्रॉफिट ही हायर है। दोबारा, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर किसी मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट हो रही है तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही आ रहा होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम बन जाएंगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशन होता है। लिखने काम की बात है। क्या हो गया? थोड़ी आसान क्या बताऊं? किस बात की थोड़ी आसान एग्जांपल? मैंने जो बात की है, मैंने तो एग्जांपल नहीं, मैंने तो सीधी बात ही की है। मैंने एक बात की है बस
आपको तो मैंने कहा नहीं था ऑनलाइन में शिफ्ट हो रही। मैंने बात यह की है कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशन होता है। मैं खुद मैनेज कर रहा हूं। नहीं, फाइलें तो मैंने ही उसके ऊपर अपलोड करनी है ना। यार इतनी जरूरी सेंसिटिव बातें चल रही हैं अपने लेक्चर ऑनलाइन में, क्या हो? अच्छा 2 दिन का गैप रखा हो। तो आपने बाद में देखा है ना, सैटरडे को डबल लेक्चर हुए, तो बाद डबल लेक्चर अपलोड करूंगा। 2 दिन का गैप, पता नहीं क्या बात हो रही थी, कहां से कहां बोल रहा। मैं ये बात बता रहा था कि अगर इन्वेंट्री की, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू एक मेथड से ज्यादा है, दूसरे मेथड से कम है, अगर FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपए है, यहां पर 4,200 रुपए है, तो FIFO का प्रॉफिट इसके प्रॉफिट से ज्यादा होगा। ये बात है कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है, और ओपनिंग में बात उलट जाएगी। ये कही है बात मैंने। एब्जॉर्प्शन का स्टॉक की वैल्यू मार्जिनल से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल वाले कह रहे हैं 18 रुपए का, ये कह रहे हैं 21 रुपए का है। किस चीज का फर्क है? फिक्स्ड OAR का, फिक्स्ड OAR का। ईयर टू में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 700 यूनिट्स। तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से ज्यादा आ रहा होगा। कितना ज्यादा? 3 रुपए ज्यादा। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल के प्रॉफिट से 3 रुपए ज्यादा आ रहा होगा। 3 नहीं, सॉरी 3.5। ईयर 2 में OAR कितना है? 3.5। ईयर 2 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल के प्रॉफिट से 3.5 रुपए ज्यादा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल की इन्वेंट्री में फिक्स नहीं शामिल, एब्जॉर्प्शन की इन्वेंट्री में शामिल। ईयर 2 की फिगर्स बताएं मुझे। मटेरियल कितना? 9, लेबर, वेरिएबल एफओएच। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के मुताबिक 1 यूनिट 20 का है, जबकि एब्जॉर्प्शन के मुताबिक, तो ईयर 2 में एब्जॉर्प्शन वालों के मुताबिक 1 यूनिट इतने रुपए का है, मार्जिनल के मुताबिक इतने रुपए का है। एब्जॉर्प्शन की इन्वेंट्री है 700 यूनिट्स, लेकिन मार्जिनल की इन्वेंट्री से कितनी महंगी है? 3.5 रुपए। तो फिर प्रॉफिट भी तो उतना ही ज्यादा होगा ना। ये मार्जिनल से इतना ज्यादा होगा। कैसे साबित करें? माइनस करके देख लेते हैं। मार्जिनल के मुताबिक ईयर 2 का प्रॉफिट कितना आ रहा है? इसको रिकंसिलिएशन कहते हैं कि एक के प्रॉफिट से शुरू करें, दोनों के प्रॉफिट्स में जो फर्क का रीजन है वो रीजन लिखें, प्लस माइनस करके आंसर अगर दूसरे के बराबर आ गया तो बस रिकंसाइल हो गया। ये रिकंसिलिएशन जी, फॉर्मेट लिख देता हूं रिकंसिलिएशन का। ईयर 3 पे आ जाते हैं। ईयर 3 में आते हैं। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है? 311। एब्जॉर्प्शन का 250। ईयर 3 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 400 यूनिट्स। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का स्टॉक मार्जिनल से कितना महंगा है? 4। इधर ये माइनस किया था, इधर ये माइनस कर दिया। इधर ये माइनस किया था तो अगले साल प्लस होगा। क्यों प्लस किया? क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक महंगा है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो जब ओपनिंग स्टॉक महंगा होगा तो प्रॉफिट कम होगा। इसलिए एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्जिनल तक पहुंचना है तो इसको ऐड कर देंगे। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट देखें, पहले तो ये माइनस समझें,
एब्जॉर्प्शन में से ये माइनस क्यों किया? क्योंकि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से ज्यादा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक से महंगा है। ज्यादा चीज से कम तक पहुंचना था, माइनस कर दिया। इसी तरह ये यहां माइनस कर दिया। अब आते हैं ओपनिंग पे। अगर एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग मार्जिनल से महंगा है तो इसलिए एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट भी मार्जिनल से कम आ रहा होगा। एक कम चीज से ज्यादा तक पहुंचना है, ये ऐड कर दिया। क्या आंसर बना? तो ईयर 3 में मार्जिनल का प्रॉफिट कितना है? इतना है। ये रिकंसिलिएशन है कि एक के प्रॉफिट से शुरू करें, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करें, तो जो आंसर है वो दूसरे के प्रॉफिट के बराबर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर? हाँ नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की हद तक तो एफओएच फिक्स का भी फर्क है फॉर द ईयर का, वो तो नीचे जाके माइनस हो रहे हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट में ही करना है। ये रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया तो भी, नहीं समझ आया तो भी, फॉर्मेट बना के दे रहा हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट बी, रिकंसिलिएशन। सवाल की रिक्वायरमेंट बी, रिकंसिलिएशन। आप एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करेंगे, करने को मार्जिनल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस बदल जाएंगे फिर। अच्छा, ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस, ये याद रखना जहन में छपा हुआ आसान है कि ओपनिंग लेस और क्लोजिंग ऐड, क्योंकि हमने क्वांटिटी स्केड्यूल में भी यही किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल भी ऐसे ही निकालते हैं कि ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपने एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से ही शुरू करना है, और इसमें फिक्स्ड एफओएच इन ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देना है, ओपनिंग ऐड, और फिक्स्ड एफओएच इन क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना है, ताकि आपको ऐड लेस वाली बात याद रह जाए। एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करिएगा, कॉन्सेप्ट समझा दिया, फॉर्मेट बता रहा हूं। एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से ही शुरू करिएगा, ओपनिंग में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐड, क्लोजिंग में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स लेस, और जो आंसर एंड पे निकलेगा वो यकीनन इंशाल्लाह मार्जिनल का प्रॉफिट होगा। अच्छा, वैसे अभी मेरे तो चलो स्टाइल डिफरेंट था, आपको हंसी भी आ गई, लेकिन वैसे आपको एक बात बताऊं, ये जो इंशाल्लाह है ना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और इंशाल्लाह की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि सूरह कहफ का नज़ूल 10-15 दिन लेट हो गया था। इंशाल्लाह इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो ईमान रखते हैं, नहीं रखते तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। इंशाल्लाह का वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इंशाल्लाह ना कहने की वजह से सूरह कहफ का नज़ूल लेट हो गया था, क्योंकि कुछ एक वफ्द आया था आपसे, उन्होंने 3 सवाल पूछने थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कल बताऊंगा। अब वो जो कल बताऊंगा था, अच्छा वो हमें सिखाने के लिए पैगाम है। अब उनको तो ये उम्मीद थी कि अल्लाह वही नाजिल कर देंगे, वही नाजिल नहीं हुई, वो लोग फिर आ गए कि मैं कल बताऊंगा। अब अल्लाह के नबी उनको कह रहे कल बताऊंगा, लेकिन वही नहीं आ रही है, और जब फिर 15 दिन बाद वही आई तो फिर ये बात पहुंची कि जब भी कोई बात कहा करें तो इंशाअल्लाह कहा करें। तो इसलिए ना इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, यकीन का हिस्सा बनाएं। फिर वही बात चुगली लगा रहे हैं आप। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ईयर 1 में 30 नहीं भाई, यही था। अच्छा, ईयर 2 का 11750 30 जी। क्लोजिंग स्टॉक को एडलेस करेंगे क्या? वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने उस तरह बताया नहीं है। ये जो फिगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वाली, ये आपको 2 तरीकों से बता रहा हूं, और उसमें से जो मैं ज्यादा एज अ स्टूडेंट सेफ फील करूंगा वो भी बता देता हूं।
ये फिगर ईयर 2 में, ये क्लोजिंग की फिगर कैसे निकाली मैंने यहाँ समझाने के लिए। क्लोजिंग के यूनिट्स इनटू फिक्स्ड OAR, ये भी एक तरीका है कि आप यूनिट्स को से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन मैं इसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। पता हो आपको क्लोजिंग स्टॉक को OAR से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। आप करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले में डिफरेंस ले लें, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें। ईयर 1 में मार्जिनल का और एब्जॉर्प्शन के ओपनिंग क्लोजिंग कितने हैं, तो उनमें डिफरेंस भी कुछ नहीं है। ईयर 2 में ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, नहीं। क्लोजिंग कितना है, इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं हम, नहीं इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं, तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल इनके स्टॉक की फिगर्स का डिफरेंस ले लें। हाँ जी 2450, ये वो 2450 कहां से आया, इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाई है, उसमें ईयर 2 में मार्जिनल में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर लिखी है, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखी नजर आएगी, कितनी है 14,000। एब्जॉर्प्शन में कितनी लिखी हुई है 16,450 कॉस्ट ऑफ सेल में, कितना डिफरेंस है। यानी आप यूनिट्स इनटू फिक्स्ड OAR की बजाय दोनों की इन्वेंट्रीज का डिफरेंस ले लें, वो ज्यादा सेफ तरीका है। ईयर 3 में, चलो ये तो यहां ऐड कर ही दूंगा, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं, ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग और मार्जिनल का ओपनिंग, इनका डिफरेंस ले लें 2450। ईयर 3 में एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग और मार्जिनल का क्लोजिंग, इनका डिफरेंस ले लें। मुझे भी आपकी शक्लों में डिफरेंस नजर आ रहा है, नहीं समझ आ रही है बात। जो इनकम स्टेटमेंट में फिगर्स हम लिख चुके हैं, बस उनमें डिफरेंस कह रहा हूं लेने का। कितना, अच्छा अब यहां पर एक सवाल ये हो सकता है कि सर डिफरेंस तो लेना है, लेकिन किसको किसमें से माइनस करना है। जिसको जिसमें से मर्जी माइनस करें, जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव लिखना है, ये नेगेटिव, वो ऐड हो लेस। एब्जॉर्प्शन ज्यादा ही होगा मार्जिनल से, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल से ज्यादा ही होगा, तो जो दोनों का डिफरेंस है, ओपनिंग वाला डिफरेंस या ऐड, क्लोजिंग वाला डिफरेंस लेस। कॉन्सेप्ट ये है, समझाया है मैंने, लेकिन फॉलो फॉर्मेट किया करें। इन फिगर्स की कोई मसला नहीं है वैसे अगर आप शो ना करें, लेकिन अगर करना ही है तो ये बल्कि ये इधर 16,450 माइनस ऐसे कर लें, कर दें ऐसे। लेकिन अगर ये नहीं भी करेंगे ना, तो ये अंडरस्टूड बात है कि दोनों के स्टॉक का एक डिफरेंस है, तो बेशक ना भी करें ब्रैकेट में, कोई इशू नहीं है। ये मार्जिनल का प्रॉफिट है, ये रिकंसिलिएशन। एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से स्टार्ट करें, दोनों के ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस ऐड कर दें, दोनों के क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लेस कर दें, और फिर जो आंसर आएगा वो मार्जिनल के प्रॉफिट के बराबर ही आएगा।
जल्दी नोट करें भी, मैंने और बातें बतानी है। ये एक बेसिक सवाल से मैंने शुरू कराया था जिसमें फॉर्मेट बताना था और कुछ वर्किंग्स बतानी थी। अभी एक दो नोट्स और लिखवा दूं। कल मैंने फुल फ्लेज इसकी एग्जाम प्रैक्टिस ही कराऊंगा। 2 सवालों की तो कोशिश है ही, क्योंकि कल तो होमवर्क भी कोई डिस्कस नहीं हो रहा, तो 2 सवालों का टारगेट है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तीसरे की कोशिश ही है, लेकिन 2 मुझे लगता है 2 ही होंगे। तो कल एग्जाम प्रैक्टिस ही कराऊंगा इसकी। अभी एक दो नोट समझ लें। एक तो नोट नहीं है, वैसे आपके लिए पुरानी बात याद दिला रहा हूं, और अगर आपको ये अंडरस्टूड लगती है तो बेशक अपने रजिस्टर खराब ना करना, नहीं लगती तो प्रैक्टिस ही समझ के 2-4 लाइनें इसके लिए लिख लेना। इस सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको एक वैरायटी बता रहा हूं, और सीरियसली अगर आपको ये क्लियर पता है तो मुझे उम्मीद है पता होनी चाहिए, ना लिखना कोई मसला नहीं। अगर इन क्वेश्चंस में मैंने FIFO मेथड की बजाय वेटेड एवरेज मेथड कहा होता तो क्या करते? तो फिर हम ये करते, कोई सा एक साल बता देता हूं, ईयर 3 बता देता हूं, ईयर 2 बता देता हूं। एब्जॉर्प्शन करते हैं पहले। अगर इस सवाल में ये मेथड होता तो क्या करते हैं ये बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग कैसे लिखते हैं? 0 है। कॉस्ट ऑफ, बल्कि नहीं, ईयर 3 ओपनिंग कितना लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन में? 16। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या लिखी थी? 143,000। अगर सवाल में वेटेड एवरेज मेथड होता तो फिर ये क्लोजिंग की फिगर कैसे लिखते? ये कैसे बना था? 16,450, 700 थे शायद। ये कैसे बना था? 5500 इंटू 20। ये हमने कल बनाया था 400 इंटू 26, क्योंकि FIFO था ना, तो ये इन्हीं में से थे। मैं कह रहा हूं अगर F को होता तो क्या करते? जी जनाब, F को होता तो हम ऐसे करते कि इन दोनों का एंड 400 इंटू, मकड़ी से पूछते हैं, 16,450 प्लस ऐसे करते हैं। ओपनिंग की अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग के यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन में सिखाया हुआ है। 7 ऐसे करते हैं सवाल। मर्जी आपकी। अगर मतलब ये चीज हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में पढ़ी नहीं है, मर्जी है नोट करना है तो। नहीं, डिफरेंट होगा क्योंकि वो पिछले साल का था। हाँ, वेटेड एवरेज में डिफरेंट है तभी तो एवरेज करना पड़ा। अगर ये भी 26 होता तो एवरेज किस बात का करते? ओपनिंग का रेट तो डिफरेंट ही होगा, मसला है क्लोजिंग का क्या करना है। ओपनिंग तो इससे यकीनन डिफरेंट होगा, तभी तो FIFO वेटेड एवरेज है। अगर FIFO होगा तो ये इनमें से होंगे, वेटेड एवरेज होगा तो एवरेज में से होंगे, यानी मसला क्लोजिंग का है। ये बात इन्वेंटरी वैल्यूएशन में पढ़ी हुई है, यहां पर इसलिए बता दी क्योंकि इसके सवालों में इसकी प्रैक्टिस ना होना तो बच्चों को लगता है कि शायद ये कोई नई चीज है वेटेड एवरेज। मैंने इसकी यहां बता दिया, लिखना है तो लिख लें, बेशक जरूर लिख लें। ऐसे ही मॉडल में भी होगा। हाँ, नहीं ना, ईयर 2 में ओपनिंग नहीं था ना, ईयर 2 में ओपनिंग नहीं था। ये लो ईयर 2 में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड लिखी हुई थी। ये फिगर मुझे लग रहा है कि 5500 ही थी। प्रोडक्शन
ईयर 2 में क्या थी? ओपनिंग कुछ है ही नहीं, तो क्लोजिंग इसी में से होगा ना फिर। जब ओपनिंग ही नहीं है तो इसी में से क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग तो यही है, इधर ओपनिंग तो यही है। ये वेटेड एवरेज वाली बात लिखनी है, जिन्होंने लिख लें, लिख ली है तो एक दो नोट और लिखें, फिर बस खत्म करता हूँ। कल मैं इंशाल्लाह इसके सवाल कराऊंगा। ये नोटेड, कल मैंने 2 नोट्स लिखवाए थे, 2 और बता रहा हूं। एक ये कि अगर सवाल में हमें एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों की जरूरत है, जैसे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर मार्जिनल का सवाल है तो उसमें लिखने के लिए, एब्जॉर्प्शन का सवाल है तो अंडर ओवर अप्लाइड निकालने के लिए। बजटेड की जरूरत क्यों पड़ सकती है? हो सकता है ओएआर ना दिया होता, सवाल में हो सकता है ओएआर ना दिया हो, तो हमें फिर वो ओएआर निकालना पड़ता। कल एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें निकालना पड़ेगा फिक्स्ड ओएआर। तो अगर फिक्स्ड ओएआर निकालना पड़ता तो वो कैसे निकलता? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए होते हैं ना। तो अगर हमें सवाल में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की भी जरूरत है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की भी जरूरत है, और दोनों में से बस एक ही अवेलेबल है, तो दूसरे को भी उतना ही अज्यूम कर लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दोनों की जरूरत है सवाल सॉल्व करने के लिए, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद बस एक ही अवेलेबल है, वरना हो सकता है मिसिंग फिगर निकल सकती है। अगर हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दोनों की जरूरत है सवाल में, लेकिन बस एक ही हो सकता है अवेलेबल, तो दूसरे को उसके बराबर अज्यूम कर लेंगे, नोट दे देंगे। है जी, समझ नहीं आई बात? नहीं, मैंने कहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अंडर ओवर का जो फर्क है ना, वो एक्चुअल और अप्लाइड का फर्क होता है, एक्चुअल और बजटेड का नहीं होता है। मैंने ये कहा है कि अगर क्वेश्चन में कल पड़ जाएगी जरूरत, कल आप देखेंगे पड़ जाएगी जरूरत, उसी के लिए नोट लिखवा रहा हूं। अगर हमें क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इन दोनों की जरूरत हो, लेकिन बस एक ही है अवेलेबल, तो दूसरे को हम बराबर ही अज्यूम कर लेंगे। ये कल सवाल में पड़ेगी जरूरत। और एक नोट और लिख लें बस, जब ओएआर का चैप्टर पढ़ रहे थे तो फार्मूला क्या था ओएआर का? अगर सिर्फ ओएआर पर यूनिट की बात करूं तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, अगर देखें ओएआर के 6 फार्मूले थे, अगर ओएआर पर यूनिट की बात कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, ओएआर निकालना है। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड, ये उस चैप्टर में बजटेड किया था। एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल प्रोडक्शन का, बजटेड प्रोडक्शन होती है जो इस साल की बजट है, नॉर्मल प्रोडक्शन होती है जैसे अगर इस कॉलेज की एक डिस्कशन हो रही है कि ये नॉर्मली 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, नॉर्मली, ये है नॉर्मल चीज। नॉर्मली मतलब नॉर्मल हालात में ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, अगले साल में 130 करने हैं, ये बजटेड है। 100 होते हैं, ये नॉर्मल है। अगले साल का टारगेट क्या रखना है, ये बजटेड है। तो बिजनेसेस ओएआर निकालने के लिए बजटेड प्रोडक्शन भी यूज कर लेते हैं, नॉर्मल भी यूज कर लेते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं और नहीं बताया कि ओएआर किसकी बेस पे निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल की बेस पे निकालना है। दोबारा इस चैप्टर के नोट्स दिखा रहा हूं ना, ये इस चैप्टर के नोट्स हैं। अगर क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड ओएआर निकालना पड़े, तो वो बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन भी निकल जाता है और बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन भी निकलता होता है। चलिए पहले इतनी बात रिपीट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट निकालना पड़े तो कंपनी की मर्जी है, वो बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन भी निकाल लेते होते हैं और बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन भी निकाल लेते होते हैं।
अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड OAR खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो कंपनी की पॉलिसी OAR बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन भी हो सकती है, बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन भी हो सकती है। अगर सवाल में कोई एक है तो वही यूज करेंगे और दोनों हैं तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल प्रोडक्शन यूज करना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।